फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हमारा डेली क्विज़ का जो 10वां पार्ट अपने लेके आए हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का अधिगम एवं अभिप्रेरणा। ये 10th आपका डेली क्विज़ है। इससे पहले 9 हो चुके हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है डेली क्विज़ नाम से। आप वहाँ पर जाकर सभी के सभी देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो CTET हो, BTET हो, चाहे रीट हो, RTET हो, सभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देखिए, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। इस प्रकार का बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? कई बार अपने देखते हैं कॉपी के अंदर की विपरीत छवियाँ का मतलब है दर्पण छवियाँ, मतलब कि जब अपने कोई अक्षर लिख रहे होते हैं तो उसको कई बार उल्टा लिख देते हैं, जैसा कि उसको मिरर में देखने पर अपने देख पाते हैं। जैसे C लिखना है तो उसको D की शेप में लिख देते हैं अपने। तो वो सारे उल्टी विपरीत छवियाँ या दर्पण छवि किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा है उसको, या अधिगम में समस्या है, या अधिगम में असशक्तता है, या अधिगम में कठिनाई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, अधिगम में अशक्तता। आगे देखिए, अधिगम नियोग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो अधिगम नियोग्यता के बारे में सही कथन कौन सा है कि यह एक चर अवस्था है, यानी B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? परिपक्वता को, रुचि को, अभिप्रेरणा को, या एकाग्रता को? अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? तो वो कौन सा कारक है? परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है वो अध्यापक नहीं ला सकता। आगे देखिए, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? शिक्षक पर, छात्र की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियाँ यानी जो अच्छी शिक्षण विधियाँ हैं, एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, इन सभी पर ये डिपेंड करता है, यानी उपरोक्त सभी। कि आप सभी प्रश्न को जरूर करके देखें। और देखिए, हर एक क्वेश्चन के अंदर जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप बुक का नाम जरूर ध्यान रखें। यहाँ से फिर एक बुक का पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है या किसने इसको लिखा है। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड तो किसकी है ये? बांडुरा की है, कैटल की है, पियाजे की है, या फिर फ्राइड की है? तो ये पियाजे की है, ऑप्शन नंबर C। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब एक तो इनका जो अधिगम सिद्धांत है उसका अपने को नाम बताना है कि उसको किस नाम से जानते हैं। क्या उसे चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं, मौखिक कहते हैं, या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं? तो अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम सिद्धांत जो है वो है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर D। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ये अच्छा प्रश्न है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे हमारे पावलोक। पावलोक जी ने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। ये बताना है आपने कि उद्दीपक अनुक्रिया जो है उसके मध्य साहचर्य जो स्थापित करता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या वो प्रेरणा है, संवेग है, अधिगम है, या संप्रत्यय है? तो वो क्या है? संप्रत्यय है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक है? अब कौन से मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि दो बालक जो है वो कभी भी समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते? तो दो तो देखिए, दो तो क्रो एंड क्रो, क्रो दो आ रहे हैं, तो दो बालक की बात कही है इन्होंने, क्रो एंड क्रो, आप ध्यान रखना।
कि इन्होंने कहा है 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता कभी भी नहीं होती, जो कि सही भी है। आगे देखिए, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे अधिक निराशा मतलब कुंठा का सामना करता है? किस चीज़ से उनको कुंठा या निराशा का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। देखिए, श्रवणास यानी सुनने की उनकी जो क्षमता है वो कम है, कम सुनाई देता है। उस दौरान उनको किस से सबसे ज़्यादा जो कुंठा या अपने कहें निराशा का सामना करना पड़ता है? बी ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में असक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की, या खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो देखिए, परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में कान का इतना कोई यूज़ नहीं है, भागीदारिता खेल के अंदर कोई यूज़ नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ जब हम संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या सूचनाओं को बांट रहे हैं, तो उस समय अगर हमें कम सुनाई देता है तो वो कुंठा का विषय है। 11 नंबर देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? धीमी गति से जो सीख पाते हैं बालक, उनको किस सिद्धांत के थ्रू हमें पढ़ाना चाहिए? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का, कोहलर का, या हल का सिद्धांत? तो देखिए कौन सा सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्रिया की सफलता से यानी कोई काम किया उसकी सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह इंगित करता है? अब इनके देखिए, थॉर्नडाइक के मेनली अपने 3 पढ़ते हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा इंगित कर रहा है ये स्टेटमेंट जो है कि क्रिया की सफलता से संतोष होता है, असफलता से असंतोष होता है। तो ये देखिए, ये सफलता असफलता क्या है? प्रभाव जैसा होगा उसी प्रकार से हमें या संतोष होगा या असंतोष होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? अधिगम से प्रत्यक्ष रूप से यानी बिल्कुल डायरेक्टली अगर अपने बात करें तो कौन प्रभावित होता है? तो आपका सही आंसर इसके अंदर रहेगा विकास। डेवलपमेंट जो है वो अधिगम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहता है। ये देखिए, अप्लाइड क्वेश्चन है। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है। यह सोच क्या कहलाती है? कि जब कोई बच्चा या कोई बालक बालिका सीखने के लिए या स्वीकार करने के लिए कोई चीज़ हम उसे समझाना चाहते हैं, अगर वो साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से अगर वो तैयार है उसे स्वीकार करने के लिए, उसी समय उसके सामने वो विषय वस्तु रखी जाए, थोपा ना जाए, कहने का मतलब। तो ये सोच क्या कहलाती है? ऑप्शन है सहानुभूति बोध अवधारणा, परिस्थिति सहभागिता अवधारणा, निरीक्षण पर्यवेक्षण क्रम अवधारणा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ कौन सा है? सहानुभूति बोध अवधारणा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा संबंध संबंधित है? ऑप्शन है स्थितियां व प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, उद्दीपन व प्रत्युत्तर, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, अनुवाद करना, या सचित्र विवरण करना। देखिए, संज्ञानवाद जो है, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है, उसमें अनुवाद करना नहीं आता इनके उद्देश्य में। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है।
अब आपने बताना है कि कौन सा इनमें से तनाव, पिछड़ापन या डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो वो क्या है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? तो क्या कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यानी शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा है या विकास की तीव्रता है वो किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो क्या क्रिया नहीं करनी चाहिए इस दौरान? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन या क्रिया द्वारा सीखना। तो क्या आएगा? मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के, ये आपके लिए अप्लाइड इसलिए मोस्टली मतलब डाल दिए जा रहे हैं इसके अंदर डेली क्विज में, क्योंकि कल को जब आप टीचर बन के कहीं जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ भी आप पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि आपको उन कंडीशंस के अंदर आप कोई गलत डिसीजन ना ले या फिर आप कहीं चूक ना जाए किसी भी बात से। जैसे कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो टोली शिक्षण भी करवा सकते हैं आप, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण यानी उसको ऊपर अलग से आप ध्यान दे सकते हैं, अलग से आप उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? शायद फ्राइड ने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ईद जो है वो डस्टबिन है हमारे माइंड का। ईद इज़ द डस्टबिन ऑफ आवर माइंड। तो यहाँ जो भंडार गृह की बात अगर अपने कहें, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो वो डस्टबिन में जाएगा, यानी ईद में। ईद है, अहम है, परम अहम है। ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। आगे 21 नंबर प्रश्न देखिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। किसके द्वारा पहचाना गया? कोहलबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर एरिक्सन के द्वारा? तो किसके द्वारा पहचाना गया है? पियाजे के द्वारा। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इनमें से? विषय वस्तु की प्रकृति, प्रेरणा, खोज, अधिगम विधि। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, खोज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या फिर अनुभव? तो इसका सही आंसर देखते हैं, क्या है? अनुभव। एक ये देखिए, ये जो 22 नंबर प्रश्न है इसके अंदर यहाँ नहीं आएगा कि अधिगम को नहीं प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो कौन सा है? खोज। बाकी सभी विषय वस्तु भी प्रभावित करती है, प्रेरणा भी करती है, अधिगम विधि भी करती है, लेकिन अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपने यहाँ नहीं लगाना है, नहीं रह गया है, आप यहाँ देख सकते हैं नहीं आएगा यहाँ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है? यूसीएस, सीएस, सीआर या यूसीआर? ये आप आगे पढ़ेंगे अच्छे से इसको पूरे डिटेल में। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या आएगा। ऑप्शन डी, यूसीआर। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, सीखने के वक्र क्या है? मतलब सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, गत्यात्मक स्वरूप के हैं या रचनात्मकता के सूचक हैं? तो सीखने के जो वक्र हैं वो सीखने की प्रगति यानी उसकी जो प्रोग्रेस है उसके सूचक हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट कल फिर 25 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी ग्रुप्स में। थैंक यू।